हेलो एवरीवन। जो आज की हमारी क्लास है ये सेकंड क्लास है फॉर एनटीए नेट एंड जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा दैट विल बी प्रोपोजिशंस। तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीज़न क्या है, क्योंकि इस टॉपिक को करने के बाद जिस वे से मैं पढ़ाऊँगी आपके 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व हो पाएंगे। एक तो आपको पता है जो आपका पेपर 1 होता है उसके अंदर आपके रीजनिंग में कुछ आर्ग्यूमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, राइट। स्टेटमेंट जो एजर्शन वाली रीजनिंग होती है, आप इस टॉपिक को करने के बाद एक तो वो कर सकते हो, प्लस में ये पोर्शन जो है आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर भी आता है जिसके अंदर आपके एंड और नॉट के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज मैं कुछ आपको ये टॉपिक इस ढंग से करवाने वाली हूँ कि बेसिकली आपकी दोनों की कवरेज हो जाएगी। तो आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा एंड आगे से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स को इन्हीं क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो एक बहुत सिंपल वे है जो मैंने ढूंढा इन टॉपिक्स को करने का। तो मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो पाएंगे जिसमें एंड और नॉट की कंडीशन लगती है। हाँ, अगर बिल्कुल ही स्टेटमेंट वाइज है तो ऑब्वियसली वो उन्हीं वेन डायग्राम के मेथड से करना पड़ेगा, लेकिन जिसमें आपके एंड और नॉट वाले जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनको आप इस वाले वीडियो की हेल्प से कर पाओगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोपोजिशन होता क्या है। प्रोपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हैविंग आइदर वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसका या तो आंसर ट्रू होगा, यानी या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इंटरमीडिएट कोई भी उसका आंसर नहीं होगा, ऐसी स्टेटमेंट को आप क्या बोलते हो? प्रोपोजिशन बोलते हो। प्रोपोजिशन जो है ना डियर आपकी 2 टाइप्स की होती है। वन इज योर एटॉमिक प्रोपोजिशन एंड सेकेंड इज योर कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो जो आपकी एटॉमिक प्रोपोजिशन क्या है? एनी प्रोपोजिशन विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। जिस प्रोपोजिशन को आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसको आप आगे तोड़ नहीं सकते, वो आपकी क्या होती है? एटॉमिक प्रोपोजिशन होती है। और जो आपकी ये स्मॉल में PQRST है उनसे हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया P, मैंने एक प्रोपोजिशन बना ली और वो प्रोपोजिशन है क्या कि 2 + 2 = 5। देखो मैं ये नहीं बोल रही कि 2 + 2 = 5 है, ये एक प्रोपोजिशन है। अब ऑब्वियसली 2 + 2 तो 5 की इक्वल होता नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगी। हमने पढ़ा था ना प्रोपोजिशन का आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, तो इस केस में इट विल बी फॉल्स। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट है और जो आगे फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते वो आपकी एटॉमिक प्रोपोजिशन है, क्योंकि ये तो एक ही स्टेटमेंट है, इसको क्या तोड़ोगे आप। तो अगला जो आपका टाइप आता है दैट इज कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो जब आपकी 1 और मोर एटॉमिक प्रोपोजिशंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड प्रोपोजिशन। देखो जब आप एक से ज्यादा एटॉमिक प्रोपोजिशंस को कंबाइन कर देते हो तो आपके पास क्या आता है? कंपाउंड प्रोपोजिशन। और आप ये किसकी हेल्प से करते हो? ये सारे सिंबल्स की हेल्प से। तो कौन से आप कनेक्टर्स या ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो? जैसे आप ये नेगेशन का है, एंड का है, और का सिंबल है, ठीक है, ये आपका इफ कंडीशन और ये आपका बाय इम्प्लीकेशन है। तो अगर आप ये सारे इन सब की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? बहुत सारी एटॉमिक प्रोपोजिशंस को कंबाइन कर सकते हो, जिससे आपका क्या होगा? कंपाउंड प्रोपोजिशन बनेगा। जैसे मैंने लिख दिया P और Q, तो इसका मतलब है एक प्रोपोजिशन P रहा होगा, यानी एक स्टेटमेंट P होगी और एक ही स्टेटमेंट Q होगी, और उन दोनों में से मैं बोल रही हूँ और, यानी या तो ये हो या फिर ये हो। तो इसका दूसरा नाम आपको पता है, और का दूसरा नाम डिसजंक्शन भी होता है एंड का दूसरा नाम कंजंक्शन भी होता है। ठीक है, अच्छा, नेगेशन P भी आपका कंपाउंड प्रोपोजिशन है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसमें होता क्या है? आपके 4 ऑप्शंस थे, 3 तो इस ढंग के थे और चौथा नेगेशन P था, और पूछा गया था इनमें से कौन सा कंपाउंड प्रोपोजिशन है। तो भाई नेगेशन P, ठीक है, ये भी आपका क्या रहेगा? एक कंपाउंड प्रोपोजिशन रहेगा। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने लिख दिया था। अभी क्वेश्चन देखते हैं आपके किस फॉर्म में आएंगे। क्वेश्चंस में होता है क्या कि आपको देखो ऐसे दिया होता है, एक P1 एक दे रखा होगा प्रोपोजिशन, दूसरी प्रोपोजिशन, तीसरी प्रोपोजिशन, ठीक है, और उसके बाद नीचे कंक्लूजन दिया होगा और फिर बोला होगा कि भाई क्या ये ट्रू है फॉल्स है, इसका क्या आंसर है, सॉल्व करो। तो इसको करने का बेस्ट वे क्या होता है? इसका करने का बेस्ट वे ये आपका बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट बन गया। आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व? आप एज्यूम कर, देखो जब आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो अब हम इसको प्रोपोजिशन की जगह प्रेमाइस बोलते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका नाम हम क्या है? प्रेमाइसिस कर देते हैं। अभी P1, P2, P3, Pn आपके प्रेमाइस हो गए, C आपका कंक्लूजन हो गया। तो अगर मुझे इस आर्ग्यूमेंट को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगी? मैं जितनी भी प्रेमाइसेस हैं उन सबको एज्यूम कर लूंगी कि वो मेरे ट्रू हैं, और फिर मैं ट्राई करूंगी ये प्रूव करने का कि अगर ये सारी चीजें ट्रू हैं तो क्या मेरा कंक्लूजन ट्रू आता है। अगर मेरा इनकी हेल्प से कंक्लूजन ट्रू हो जाता है तो ये आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा, यानी ट्रू होगा, नहीं तो मेरा आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। अब ऑब्वियसली उसमें तो नहीं समझ में आएगा, सीधा क्वेश्चन से ट्राई करते हैं।
पहला क्वेश्चन यही है, पहला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, पी और क्यू एंड पी। तो पी और क्यू आपका प्रेमाइस हो गया, जिससे मुझे पी को ट्रू प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं एज्यूम करूंगी कि भाई पी और क्यू का है मेरा ट्रू है, मैंने ये बोल दिया ट्रू है। तो क्योंकि ये देखो और है बीच में, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं बनाऊंगी ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में मैंने एक जगह पी को रखा, एक जगह क्यू को रखा और पी और क्यू रखा। तो आपको ट्रूथ टेबल तो और की पता ही है कि जब ट्रू ट्रू है तो ट्रू ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स ट्रू है तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू। मैंने क्या बोला कि अगर पी और क्यू ट्रू है तो इसका मतलब पी भी ट्रू होगा। तो पी और क्यू ट्रू किस किस केस में है, पहले 3 केस में। तो पहले 3 केस में अगर ये ट्रू है तो मैं बोल रही हूँ पी भी ट्रू होना चाहिए। तो पी पहले केस में तो ट्रू आ रहा है, दूसरे केस में भी ट्रू आ रहा है, लेकिन क्या थर्ड केस में ट्रू आ रहा है, नो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ट्रू एज्यूम कर भी लूँ तब भी मैं P को ट्रू प्रूव नहीं कर पा रही हूँ, और क्योंकि मैं नहीं प्रूव कर पा रही हूँ तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। यानी ये आपका जो आर्ग्यूमेंट है ये क्या है, इनवैलिड है। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं जो कि इसका उल्टा है। मैंने P को क्या कर दिया, ट्रू, P को मैंने कर दिया आर्ग्यूमेंट, और P और Q मैंने बोला कि उसका कंक्लूजन होगा। अब मैं क्या करूंगी, मैं अज्यूम करूंगी कि भाई पी ट्रू है या नहीं है। ट्रू टेबल हम पीछे वाली यूज कर लेते हैं, तो मैंने ऊपर दिख रही होगी आई थिंक आपको। पी को ट्रू मान लिया, तो पी ट्रू किन किन केसेस में है, पहले 2 केस में। मैं बोल रही हूँ कि अगर ये ट्रू है, पी ट्रू है, तो आंसर भी ट्रू होना चाहिए। तो पी और क्यू, जब पी ट्रू आ रहा है तो उन 2 केसेस में आपका पी और क्यू भी तो ट्रू ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर P ट्रू हो जाता है तो कंक्लूजन भी मेरा ट्रू हो जाता है, और क्योंकि मैं ये प्रूफ कर पा रही हूँ तो ये वाला जो मेरा आर्ग्यूमेंट है ये क्या हो गया, वैलिड हो गया। देखो अब ऑब्वियसली बात है, आप नेट का पेपर कर रहे हैं तो आपने इतना लिखना नहीं है, मैंने जिस हिसाब से लिखा हुआ है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस है। लेकिन जब आप करोगे तो आप मिनिमम टू मिनिमम लिखोगे, ऑब्वियसली आपने वहाँ नोट्स नहीं बनाने हैं। तो जैसे ये सेकंड क्वेश्चन था जिसमें मैंने कुछ नहीं लिखा था, तो आपके आंसर ऐसे ही लिखे जाएंगे। अगला जो आपका सिंबल आता है डियर, दैट इज योर नेगेशन। नेगेशन के लिए आप ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हो और ये वाला भी, और एटॉमिक ऑपरेटर है क्योंकि ये एक ही एलिमेंट पे वर्क करता है। पी अगर आपका फॉल्स है तो नेगेशन पी, यानी नेगेशन का मतलब उल्टा होता है, तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। तो हमें चेक करना है कि आर्ग्यूमेंट वैलिड है या नहीं है। बिल्कुल सेम फंडा है, ऑपरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला P और Q। देखो इफ P इज ट्रू देन दिस विल बी ट्रू। है ना। अब आप एक चीज देखो, ये पिछला ही क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस करा था कि अगर P ट्रू है तो P और Q तो ट्रू हो ही रहा है, आपने ट्रूथ टेबल से देख ही लिया था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेगेशन P और Q, P मतलब ये आपका क्या है, प्रेमाइस है, और ये आपका कंक्लूजन है। देखो हम जो पूरा का पूरा प्रेमाइस होता है ना उसको ट्रू या फॉल्स करते हैं, तो इस केस में मैं नेगेशन P और Q को ट्रू प्रूफ कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ अगर ये पूरा ट्रू है तो इसका मतलब P और Q तो फॉल्स होगा ना। P और Q क्या है आपका, फॉल्स है। P और Q फॉल्स किस केस में आता है, वो सिर्फ एक ही केस में आता है जब आपको ट्रू टेबल P और Q की पता है। वो कौन सा केस है, यहाँ से ट्रू टेबल देख लेते हैं। फॉल्स कब आता है P और Q, जब P और Q दोनों ही फॉल्स हो। ठीक है, तो इसका मतलब आपका P तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट क्या है आपका, फॉल्स है। क्योंकि मैंने इस पूरे को ट्रू किया था, अगर ये पूरा ट्रू है तो ये भी आपका ट्रू होना चाहिए ना, पर ये तो आपका क्या आ रहा है, फॉल्स। चलो अपना थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है। अब देखो इसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आगे, प्रेमाइस आगे। पहला बोलता है P और Q, दूसरा बोलता है नेगेशन P, और फिर कंक्लूजन बोलता है Q। देखो तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, पहले आप इसको कंसीडर करोगे कि ये पेयर पूरा ट्रू है, फिर आप इसको भी कंसीडर करोगे कि ये ट्रू है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन ड्राइव करने का ट्राई करेंगे। जब मैंने P और Q इक्वल टू ट्रू लिखा तो P और Q ट्रू कब हो रहा है, जब फॉल्स, लास्ट के 3 केसेस में जिसके अंदर ये देखो फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, इन केसेस में आपका P और Q ट्रू हो रहा है। यानी या तो P ट्रू है या Q ट्रू है, या फिर दोनों ही ट्रू है। जब आपने फिर ये बोला कि भाई नेगेशन P इक्वल टू नेगेशन P इक्वल टू ट्रू बोला जब आपने, तो इसका मतलब P क्या हुआ, P फॉल्स हो गया। यानी ये वाली कंडीशन पे आ गए ना। अब हम पहली स्टेटमेंट से ये 3 स्टेटमेंट मिल गई मेरे को।
पहले प्रेमाइस से। फिर जब मैंने दूसरे वाला प्रेमाइस पढ़ा नेगेशन पी, तो नेगेशन पी का मतलब पी फॉल्स है, तो उससे मुझे ये वाली कंडीशन मिल गई कि हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी से हमें पी और क्यू ट्रू मिल रहा था। तो अब ये दोनों प्रेमाइसिस इस वाली को डिनोट कर रहे हैं। तो अगर आप इस वाली को आप देखो तो दोनों स्टेटमेंट्स के बाद भी क्यू तो आपका ट्रू ही बन रहा है ना, और क्यू को हमने ट्रू ही प्रूव करना था। तो इसलिए क्योंकि क्यू आपका ट्रू बन रहा है इन दोनों से, तो आपका ये जो आर्ग्यूमेंट है ये क्या है, वैलिड है। अगला भी सेम एज प्रीवियस है, इसको आप करके देखना। ट्रू आंसर आएगा इसका पी और क्यू, नेगेशन क्यू और पी। बस वहां पे पहले नेगेशन पी करके यहाँ क्यू था, अब यहाँ नेगेशन क्यू करके पी कर रखा है, तो आंसर इसका ट्रू ही बनेगा, वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा ये भी। इसके बाद आते हैं हम डिसजंक्शन सिलोजिज्म। डिसजंक्शन सिलोजिज्म ने आपको ये दिखा, ये जो पीछे हमने 2 रिजल्ट्स प्रूव किए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं एक्चुअली। वो रिजल्ट क्या बोलता है कि अगर पी और क्यू है और साथ में नेगेशन पी है तो आंसर क्यू बनता है, एंड पी और क्यू है और नेगेशन क्यू है साथ में, तो आंसर क्या बनेगा, पी बनेगा। ये एक्चुअल में रिजल्ट्स हैं आपके सिलोजिज्म के। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है पी और क्यू, पी क्यू, क्या बोलता है, पी और क्यू, पी क्यू। ठीक है, तो पहले हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, और की तो ये आपकी ट्रूथ टेबल बन चुकी है। पी और क्यू को अगर मैंने ट्रू करना है तो मेरे पास ये 3 कंडीशंस ट्रू आई। फिर मैंने बोल दिया पी, इसका मतलब पी इक्वल टू ट्रू हुआ, तो पी इक्वल टू ट्रू कौन सी 2 इन तीनों में से, या पी किस में ट्रू है, इन दोनों में है, तो यानी ये 2 कंडीशंस मेरे पास आ गई। और आंसर में आपके पास क्या आ रहा है, क्यू इक्वल टू ट्रू। अब मुझे प्रूव करना है क्यू जो है वो ट्रू रहे, पर जब मैं ए वाली की बात करूं तो उसमें तो क्यू फॉल्स हो रहा है ना, मेरे को इसको भी ट्रू प्रूफ करना है। लेकिन क्या इन 2 स्टेटमेंट से क्यू मेरा ट्रू आ रहा है, नहीं आ रहा। दूसरी से तो आ रहा है पर पहली से तो नहीं आ रहा, इस वजह से इट माइट बी ट्रू और इट माइट नॉट बी ट्रू। ठीक है ना, दोनों केसेस पॉसिबल है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है डियर कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है आपका एंड ऑपरेटर। तो अब इसको देखते हैं, पी एंड क्यू। तो सबसे पहले अगर अब एंड का ट्रूथ टेबल क्या कहता है कि जब दोनों ट्रू होंगे, इन दैट केस वी आर गोइंग टू हैव ट्रू, रिमेनिंग केसेस में हमारे फॉल्स रहेंगे। तो जैसे मैंने लिखा पी, तो पी मतलब मैंने पी इक्वल टू ट्रू कर दिया, तो पी ट्रू किस केस में है आपका, थर्ड में भी है, इफ पी इज ट्रू। ठीक है, तो आप ये देखो ना, आपके ये लास्ट के 2 केस बनते हैं पी ट्रू वाले। अब इन दोनों केस मैंने बोला पी और क्यू, तो पी और क्यू भी ट्रू होना चाहिए आपका। पी और क्यू आपका क्या है, इस केस में ट्रू है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों में से मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है क्यू की। ठीक है, लास्ट केस चलो बता देता है, बट मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन जब क्यू की मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो मैं आंसर कैसे दूं, समझ गए। तो इसी वजह से हम इसको क्या लेंगे, फॉल्स लेंगे। पी ट्रू से मेरे पास ये 2 तो आ गई, लेकिन आगे मेरे पास क्योंकि एक से मेरे पास फॉल्स आंसर आ रहा है, एक से मेरे पास ट्रू आंसर आ रहा है, पी एंड क्यू का फाइनल आंसर मेरे पास तब तक नहीं आएगा जब तक मेरे पास क्यू की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसी वजह से सिलोजिज्म क्या, ये वाला जो आपका आर्ग्यूमेंट है ये रहेगा आपका फॉल्स। अगला क्वेश्चन बोलता है पी एंड क्यू, पी। तो देखो पी एंड क्यू ट्रूथ टेबल हम ऊपर वाली यूज कर लेंगे, पी एंड क्यू और आंसर आपका पी आना चाहिए। जब पी एंड क्यू करा तो पी एंड क्यू ट्रू किस केस में आ रहा है, आखिरी वाले में, और आंसर मैंने क्या दे रखा है पी, तो उसमें पी ट्रू आ ही रहा है, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा आपका, ट्रू। ठीक है, तो ये वाला आपका ट्रू हो जाएगा। अब हम इसमें चलते हैं, पी एंड क्यू का नेगेशन है एंड नेगेशन पी है। अब हम बिना ट्रूथ टेबल के करके देखते हैं, कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब हमारे माइंड में ट्रूथ टेबल जो है वो सेट हो जानी चाहिए। नेगेशन पी एंड क्यू, मैंने क्या किया है, नेगेशन पी एंड क्यू को ट्रू मान लिया है, नेगेशन पी एंड क्यू को, और नेगेशन पी को भी मैंने ट्रू मान लिया है। आंसर मेरा क्या आना चाहिए, थोड़ा सा जस्ट अ मिनट। तो ये मैंने ट्रूथ टेबल स्निप कर लिया है, तो अब देखते हैं इसका आंसर। मैं क्या बोल रही हूँ, नेगेशन पी एंड क्यू, नेगेशन पी एंड क्यू को अगर मैंने ट्रू ले लिया तो इसका मतलब पी एंड क्यू फॉल्स है। तो पी एंड क्यू किस किस केस में फॉल्स है, पहले 3 में। ठीक है, इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, इन 3 केसेस में आपका जो है ये फॉल्स आ रहा है। फिर मैंने बोला नेगेशन पी, नेगेशन पी को अगर मैं ट्रू मानती हूँ, इसका मतलब पी जो है फॉल्स है। तो अब आपके पास बने ये 2 केसेस, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैं बोल रही हूँ भाई क्यू भी ट्रू हो,
मतलब अब जब ये सारा हो जाता है तो फिर मेरे को क्यू को ट्रू प्रूफ करना होता है ना कि क्या क्यू ट्रू हो रहा है। लेकिन इन टू स्टेटमेंट्स में भी अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक केस में क्यू की वैल्यू ट्रू आ रही है, एक में फॉल्स की आ रही है। क्यू की बारे में तो मैं अभी भी नहीं बता पा रही हूँ, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन होगा क्या, मैं श्योरिटी नहीं ले सकती कि आर्ग्यूमेंट जो है वैलिड है या इनवैलिड, तो मतलब आर्ग्यूमेंट वैलिड है, तो इसी वजह से ये आपका क्या बनेगा, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, नगेशन पी एंड क्यू। तो नगेशन पी एंड क्यू जब मैंने किया तो इसका मतलब पी एंड क्यू फॉल्स हो गया, क्योंकि नगेशन पी एंड क्यू ट्रू है, तो पी एंड क्यू फॉल्स, तो पहले 3 केस बने। उसके बाद मैंने बोला नगेशन पी ट्रू है, तो इसका मतलब पी फॉल्स है, तो मतलब पहले 2 केस हमारे पास आ गए। अब मैंने बोला नगेशन क्यू, तो नगेशन क्यू हम अगर करें तो इसका मतलब नगेशन क्यू ट्रू है, इसका मतलब क्यू क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तो क्या हम बता सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं बता सकते, कि वही सिचुएशन आ रही है ना हमारी ट्रू फॉल्स वाली, तो अभी भी हम गारंटी नहीं ले सकते। पिछले क्वेश्चन में हम ट्रू की गारंटी नहीं ले पा रहे थे, इसमें हम फॉल्स की गारंटी नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, पी एंड क्यू, पी और क्यू। देखो जब पी एंड क्यू होता है तो वो कब होता है, जब बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। और अब मैं बोल रही हूँ पी और क्यू, इससे ये डिराइव हो जाए तो ये ट्रू होगा, क्योंकि जब आप उस केस में, क्योंकि एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू हो, और क्या बोलता है, कोई एक भी ट्रू हो जाए तो काम चल जाएगा, तो दोनों ही ट्रू हैं, इसीलिए आंसर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अब अगर आप पी और क्यू लिखो और पी एंड क्यू बोलो तो आंसर फॉल्स रहेगा, क्योंकि पी और क्यू तो बोलता है पी भी ट्रू हो सकता है, क्यू भी ट्रू हो सकता है, और दोनों भी ट्रू हो सकते हैं। लेकिन पी एंड क्यू क्या बोलता है कि दोनों ट्रू मैंडेटरी हैं, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो नहीं चलेगा, तो इस वजह से ये वाला आपका फॉल्स हो जाएगा। 7th क्या बोलता है, नगेशन पी एंड क्यू, पी नगेशन क्यू। अब वही बात है, अब आप ट्रू टेबल भी मत देखो, सिंपल ऐसे चल लो कि भाई अगर इसको मैंने ट्रू बोला है तो इसका मतलब क्या हुआ, पी एंड क्यू आपका फॉल्स हुआ। और पी एंड क्यू कब फॉल्स होता है, अगर आपका पी फॉल्स हो जाए, क्यू फॉल्स हो जाए, या दोनों फॉल्स हो जाए। पी यहाँ पर आपका ट्रू आ रहा है, तो क्या नगेशन क्यू, चलो ट्रूथ टेबल देख ही लेते हैं, आपको इजी रहेगा उससे। पी एंड क्यू आपका फॉल्स किस पहले 3 केसेस में था, पी को मैंने ट्रू कर दिया तो 3rd केस बन गया आपका, और 3rd केस में आपका नगेशन पी ट्रू है, इसका मतलब क्यू क्या होना चाहिए, फॉल्स। तो आंसर क्या रहा, क्योंकि 3rd ही केस बन गया ना, तो आंसर क्या रहा आपका, फॉल्स। मतलब आप वो फॉल्स सेट हो गया क्यों, तो इस वजह से आर्ग्यूमेंट क्या हो गया आपका, वैलिड। नेक्स्ट आता है आपका कंजंक्टिव सिलोजिस्म। ये देख लो, ये जो है ये कंजंक्शन वाले हैं आपके, नगेशन पी एंड क्यू पी, ये इसका रिजल्ट बनता है जो और अच्छा ये याद रखना, उसका रीजन क्या है कि ये पूछे जाते हैं कई बार, वो ना सिंपली ये पूछ लेते हैं कि जो कंजंक्शन वाले सिलोजिस्म है वो कौन से वाले हैं, तो ये इसके डिराइव्ड रिजल्ट्स हैं पी के लिए और क्यू के लिए। तो ये प्लीज आप रिमेंबर रखिएगा, ये पूछे जाते हैं, एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो काइंडली रिमेंबर दिस। नेक्स्ट आता है डियर आपका इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन इज कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ पी देन क्यू, तो उसका जो ट्रूथ टेबल होता है वो देख लो। और इसके ये जो अगेन जो अभी करा रही हूँ, ये 4 ये अकेले पेपर में पूछे गए हैं, जो ये है ये अगेन आपका पेपर में पूछा गया, जितना भी है सारा पेपर से ही मटेरियल उठाया गया, तो डू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। पी क्यू, पी इम्प्लॉयज क्यू है, देखो पी इम्प्लॉयज क्यू कैसे वर्क करता है, एफ फॉल्स फॉल्स है अगर दोनों तो ट्रू, फॉल्स ट्रू है तब भी ट्रू, अगर ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स ट्रू है तो ट्रू। मतलब अगर आपका पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, सिर्फ उसी केस में आपका पी इम्प्लॉयज क्यू फॉल्स आएगा। अच्छा ये होता है आपका इम्प्लीकेशन। इसके बाद इनवर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव, इनके ये पूछी जाती हैं, और कई बार तो क्या ये इसके बराबर है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। पी इम्प्लॉयज क्यू जो होता है वो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट की इक्वल है, पहले तो ये हमेशा याद रखना, इनवर्स या कन्वर्स के नहीं। लेकिन इनवर्स होता क्या है, जैसे अगर उसने आपको पी इम्प्लॉयज क्यू दे रखा है, तो अगर मैं इसका भी नेगेशन कर दूं और इम्प्लॉयज इसका भी नेगेशन कर दूं तो वो कहलाएगा इनवर्स। कन्वर्स होता है इसका उल्टा, पी इम्प्लॉयज क्या हुआ तो क्यू इम्प्लॉयज पी कर दो, वो कन्वर्स हो गया। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या कहता है, नेगेशन क्यू इम्प्लॉयज नेगेशन पी, मतलब जब तुम इनवर्स का कन्वर्स कर देते हो तो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट बनती है, नेगेशन। और ये रिजल्ट आपको बहुत आगे यूज होता है, हम करेंगे भी इसको आगे, कि पी इम्प्लॉयज क्या है, नेगेशन क्यू इम्प्लॉयज नेगेशन पी। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल है, ये तो आप आई थिंक आप कर लोगे, ठीक है, कि क्यू इम्प्लॉयज पी की ट्रूथ टेबल क्या है, नेगेशन पी। हम इसको यूज करने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू सी इट अगेन एंड अगेन, नॉट एन इश्यू। सबसे पहले आपका आता है नेगेशन पी, पी इम्प्लॉयज क्यू। अब देखो आपको इसको करना है, तो नेगेशन पी क्या है आपका यहाँ पे,
नेगेशन पी ट्रू है, तो पी क्या बन गया आपका, फॉल्स बन गया। अब मैंने बोला कि पी इम्प्लॉयज क्यू को भी ट्रू करो। अब P किस किस केस में फॉल्स है, पहले में भी फॉल्स है, दूसरे में भी फॉल्स है। P इम्प्लॉयज क्यू को मुझे ट्रू करना है, ठीक है, तो इट शुड बी ट्रू। देखो दोनों ही केस में अगर P फॉल्स हो जाए तो क्यू दोनों ही केसेस में ट्रू आता है, चाहे क्यू कुछ भी हो। तो यानी क्यू ना भी पता हो तो काम चल जाएगा, इसीलिए ये वाला आर्ग्यूमेंट क्या है आपका, वैलिड है। उसके बाद मैंने बोला क्यू पी इम्प्लॉयज क्यू। अब देखो यहाँ पे क्यू ट्रू है, क्यू ट्रू किस में केस में है, सेकंड और फोर्थ केस में है। उसके बाद मुझे पी इम्प्लॉयज क्यू को चेक करने की नीड है, क्योंकि वो कंक्लूजन था भाई, वो भी दोनों केस में ट्रू आ रहा है। पी की नीड ही नहीं है, अब क्योंकि पी की नीड ही नहीं है तो चाहे वो फॉल्स हो चाहे ट्रू हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगेन आपका क्या होगा, ये आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा। तो P इम्प्लॉयज क्या हुई, नेगेशन P और क्या हो। अगेन ये एक रिजल्ट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्लीज़ इसको भी लर्न कर लेना। क्वेश्चंस आगे कराऊंगी जिनमें आप इनको यूज़ करेंगे, बट यू हैव टू रिमेंबर दीज। आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक टाउटोलॉजी का या वैलिड का। अ प्रोपोजिशनल फंक्शन विच इज ट्रू इन एवरी पॉसिबल केस। टाउटोलॉजी क्या होती है, मतलब जिसका ट्रूथ टेबल पूरा का पूरा ही ट्रू है, एक भी फॉल्स ना है, तो वो आपकी टाउटोलॉजी बन जाती है। तो जैसे P और नेगेशन P कर लो और इनका एंड कर दो, तो सॉरी और कर दो, तो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स केस में दोनों में ट्रू बनेगी, क्योंकि सारे आंसर ट्रू टेबल के ट्रू हैं, तो ये टाउटोलॉजी कहलाएगी। कॉन्ट्राडिक्शन इसका या अनसेटिस्फाइबिलिटी भी आप इसको बोलते हैं, इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्रोपोजिशनल फंक्शन विच इज फॉल्स इन एवरी पॉसिबल केस, मतलब जिसका ट्रूथ टेबल जब आप सॉल्व करोगे तो पूरा का पूरा ही फॉल्स बनेगा, उसको आप क्या बोलोगे, कॉन्ट्राडिक्शन बोलोगे। नेक्स्ट आता है आपका कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी में आप क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशनल फंक्शन विच इज अ मिक्स ऑफ ट्रू और फॉल्स। एक ऐसा प्रोपोजिशन फंक्शन जो कि ट्रू और फॉल्स दोनों का मिक्स होता है, टाउटोलॉजी भी नहीं है यानी कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, तो उसको कॉन्टिजेंसी बोलते हैं। तो जो नॉर्मली हमारे पास आंसर आए होते हैं वो सारे हमारे कॉन्टिजेंसी होते हैं, किसी कोई आंसर ट्रू है कोई आंसर फॉल्स है, ठीक है। सेटिस्फाइबिलिटी क्या होता है, एटलीस्ट वन ट्रू इन फाइनल लिस्ट। अगर एक ट्रू आपके पास आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, वो सेटिस्फाइबल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, द स्टेटमेंट नेगेशन P इम्प्लॉयज नेगेशन क्या हो इज इक्वल टू। आपके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे, ठीक है। तो हम यहाँ से आपका मुश्किल वाला पार्ट स्टार्ट होता है, जो अभी तक पढ़ाया था वो तो इजी था। मैंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि भाई नेगेशन P इम्प्लॉयज नेगेशन क्या हो किसके इक्वल होगा, एंड वी आर हैविंग 4 ऑप्शंस। ओके तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो मैंने ऊपर आपको रिजल्ट बताए थे, नेगेशन P और नेगेशन क्या हुआ है ना। तो आपको एक चीज़ बताई थी मैंने कॉन्ट्रापॉजिटिव की, चलो P इम्प्लॉयज क्या हो, क्योंकि देखो इसमें एम्प्लॉय वाला आ रहा है ना, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। हमने सिंपल सा रिजल्ट पढ़ा था कि P इम्प्लॉयज क्या होता है, किसके बराबर होता है, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या कहता था कि क्यू का नेगेशन इम्प्लॉयज नेगेशन ऑफ P, ये पढ़ा था। तो अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है नेगेशन P इम्प्लॉयज नेगेशन क्या हो, यही बताना है। तो आप लो नेगेशन P इम्प्लॉयज नेगेशन क्या हो। अब इसको मान लो कि P की जगह आपका नेगेशन P है और Q की जगह आपका नेगेशन क्या हुआ है, तो वो किसकी इक्वल होगा, नेगेशन ऑफ Q। तो नेगेशन ऑफ Q, ये पूरा आपका क्या हुआ है, तो एक नेगेशन Q दोबारा से आ गया, फिर इम्प्लॉयज लिखना था और फिर था नेगेशन ऑफ P। तो नेगेशन ऑफ और P आपका क्या था, ये पूरा नेगेशन P। तो देखो नेगेशन से नेगेशन कैंसिल हो जाएगा तो ये बना Q, और नेगेशन से नेगेशन कैंसिल हो जाएगा तो P। तो Q इम्प्लॉय P। तो पहला जो रिजल्ट आपका बना ऑप्शन वो बना ये, Q इम्प्लाइज P। अभी अगर आप यहाँ देखो तो जो थर्ड बाकी, तो अब अगर Q इम्प्लॉयज P है तो P इम्प्लॉयज Q तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना Q और P आ रहा है, तो हम इसको दोबारा और चेक करके देखेंगे। वो हमने कैसे किया, हमने ना सेकंड, हमें पता है कि P इम्प्लॉयज Q एक और चीज भी होती है। P इम्प्लॉयज Q दो थी ना, एक तो कॉन्ट्रापॉजिटिव से था और एक आपका और से रिजल्ट बनता है। एक तो कहता है नेगेशन P इम्प्लॉयज नेगेशन Q और दूसरा बोलता है नेगेशन P और Q। तो जब P इम्प्लॉयज Q क्या नेगेशन P और Q, तो आपने अभी अभी प्रूफ किया कि वो जो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट थी वो Q इम्प्लॉयज P के बराबर है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं अब इस Q इम्प्लॉयज P पे ये वाला रिजल्ट अप्लाई करके देखती हूँ कि है तो ये इम्प्लीकेशन का ही ना। तो मैंने अगर Q इम्प्लॉयज P लिखा तो वो किसके बराबर आ रहा है, P इम्प्लॉयज Q क्या था, P का नेगेशन कर दो और Q। तो इसमें क्या होगा, Q का नेगेशन और P, और क्योंकि ये रिजल्ट आपके क्वेश्चन वाले के बराबर था तो यानी इससे जो चीज आपने डिराइव की वो भी तो क्वेश्चन वाले के बराबर हुई ना। और ये बेसिकली आपका क्या है, जो थर्ड वाला रिजल्ट था नेगेशन Q और P, जो उसके आपका इक्वल
आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू पी बाय इम्प्लीकेशन क्यू। 4 रिजल्ट है आपके पास, ठीक है। तो पहले तो समझते हैं बाय इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है। बाय इम्प्लीकेशन ये बोलता है कि पी बाय इम्प्लीकेशन क्यू विल बी इक्वल टू पी इम्प्लॉयज क्यू एंड क्यू इम्प्लॉयज पी, ठीक है। मतलब पी क्यू को एम्प्लॉय करेगा, क्यू पी को एम्प्लॉय करेगा, और दोनों में एंड की कंडीशन बीच में रहेगी। जब आप इसकी ट्रूथ टेबल बनाओगे तो आप ये चीज फाइंड करोगे कि जब पी और क्यू फॉल्स थे तब आंसर ट्रू था, और जब पी और क्यू ट्रू थे तब भी आंसर ट्रू था। यानी जो आपका एक्स नॉर गेट होता है, आपका जो बाय इम्प्लीकेशन है बेसिकली एक्स नॉर गेट के इक्विवेलेंट होता है, ये उसके जैसा आपको रिजल्ट देता है। तो अब हम क्या करेंगे, पी इम्प्लीकेशन क्या हो, यानी जब दोनों फॉल्स या दोनों ट्रू होंगे उस केस में ट्रू आंसर आना चाहिए, नहीं तो फॉल्स। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको ट्राई करेंगे। तो हम पहले वाला ऑप्शन क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। हम पहले वाला क्वेश्चन है क्या कि भी नगेशन पी और क्यू एंड पी और नगेशन क्यू, ये है। तो नगेशन पी और, तो मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। तो नगेशन पी और क्यू का मतलब क्या है, पी इम्प्लॉयज क्यू, एंड पी और नगेशन क्यू का मतलब क्या हुआ, क्यू इम्प्लॉयज पी, क्योंकि ये भी तो नगेशन पी और क्यू पी बन गया। इसको अगर हम उल्टा कर दें, जैसे इसने पी और नगेशन क्यू लिखा है, अगर मैं इसको नगेशन क्यू को पहले कर दूं और बीच में और तो रह गई और पी कर दूं, तो क्यू इम्प्लॉयज बन गया ना पी। तो ये तो ऑब्वियसली पी इम्प्लॉयज क्यू एंड क्यू इम्प्लॉयज पी बन गया। तो पहला पार्ट तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया। दूसरा क्या बोलता है, नगेशन पी और क्यू एंड क्यू इम्प्लॉयज पी। तो अच्छा, ये तो अब आपको देखने से ही पता चल जाएगा, नगेशन पी और क्यू एंड क्यू एम्प्लॉय पी। तो नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट आपका रहेगा, ये क्रॉस गलत से लगा है मेरे से। नगेशन पी और क्यू आपका क्या बन जाएगा, पी एम्प्लॉयज क्यू एंड क्यू एम्प्लॉयज पी, तो उसने पहले ही दे रखा है आपको, तो ये भी तो बाय इम्प्लीकेशन की ही वैल्यू होगी, इसलिए बी पार्ट भी आपका ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट आपका क्या बोलते हैं, नगेशन पी और एंड क्यू और पी एंड नगेशन क्यू। तो अब इसको हम थोड़ा सा उस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। नगेशन पी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी कॉम्प्लीमेंट, एंड को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्यू लिख दिया प्लस में पी डॉट क्यू बार। तो पी बार क्यू प्लस पी क्यू बार अगर आपको याद हो तो ये एक्सऑर बनता है आपका, है ना। पी बार क्यू प्लस पी क्यू बार, अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रखा है, हमने उसमें चेंज कर लिया, तो ये आपका एक्स और का गेट बनता है। तो हमें तो पता है कि बाय इम्प्लीकेशन एक्स नॉर का गेट है, यानी इसका एक ऊपर कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए था जो आ नहीं रहा है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। और अब हम डी पार्ट को करके देखेंगे, जो बोलता है नगेशन पी एंड नगेशन क्यू और पी एंड क्यू। तो नगेशन पी एंड नगेशन क्यू, यानी पी बार क्यू बार हो गया प्लस में पी क्यू। तो अगर आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में याद हो तो एक्स नॉर गेट जो होता है वो यही तो होता है, पी क्यू प्लस पी बार क्यू बार, ठीक है, यानी पी एक्स और का कॉम्प्लीमेंट। तो इसलिए ये एक्स नॉर गेट बन गया ना। तो यार ओके क्लास, तो हम यहाँ लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। इन दिस क्वेश्चन में आपको क्या समझा रही थी कि पी बार क्यू बार प्लस पी क्यू आपका बन जाएगा, एंड ये आपका एक्स नॉर गेट बन जाएगा। एंड आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका एक्स नॉर गेट है वो किसके बराबर है, आपकी बाय इम्प्लीकेशन के बराबर है, जो हमने यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल पढ़ा था कि आपका जो बाय इम्प्लीकेशन ऑपरेटर है वो किसके इक्वल होगा, एक्स नॉर ऑपरेटर के इक्वल। तो क्योंकि हमने यहाँ पे वो चीज़ प्रूव कर दी, इसलिए ये भी क्या रहेगा, आपका ट्रू रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, पी और नगेशन क्या हुआ, ये 4 नेक्स्ट 3 ऑप्शंस है। देखो पहला जो है वो आपका एटॉमिक स्टेटमेंट्स का है, तो आप इसको ब्रेक ही नहीं कर सकते। पी है, क्यू को नगेट कर रखा है और उनके बीच में और ऑपरेटर कर रखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है मिनिमम कंपाउंड स्टेटमेंट है। बाकी सब अगर आप इसकी इक्विवेलेंट कर देते हो तो आपको पता चल जाएगा कौन किसके बराबर है, मतलब इक्विवेलेंस मतलब किसके सिमिलर है। तो इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट तो वैसे ही सेम ही ऑप्शन रहा। अब हम फिर सेकंड ऑप्शन देखते हैं, उसमें मैंने बोला है नगेशन करना है, किसका, नगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो देखो बाहर नगेशन है ब्रैकेट्स के, तो उसको मैं अंदर लेके जा सकती हूँ। तो जब मैं नगेशन करूंगी तो नगेशन एंड नगेशन विल कट और ये पी रह जाएगा।
फिर इस नेगेशन से मैं जब ये नेगेशन एंड के साथ आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ये सेम नेगेशन जब क्यू के साथ आएगा तो क्या बना लेगा, नेगेशन क्यू। तो मेरे पास क्या बन गया, पी और नेगेशन क्यू। सेम मेरा ऑप्शन फर्स्ट था, तो फर्स्ट और सेकंड तो इक्विवेलेंट हो गए। अब हम आते हैं थर्ड वाली स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट जो है, अब हम इसको ज़्यादा डिस्क्रीट के लॉजिक में ना जाके के मैप के थ्रू करेंगे, क्योंकि वो बहुत ईजी पड़ेगा। अगर हम इसमें वो ऑपरेशन डिस्क्रीट में आ जाए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लगाने लग गए वो वाले जो फॉर्मूलाज है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम के मैप वाला मेथड यूज़ करते थे, अगर आपको ध्यान हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे के जो स्टेप्स थे, तो उसके अंदर ये इसीलिए कराया जाता था कि आप जल्दी जल्दी इनका आंसर निकाल सके। तो अब हम उन्हीं का यूज़ करने वाले हैं टू सॉल्व सच क्वेश्चन इन फास्टर टाइम। तो पी एंड क्या हुआ है, फिर और है, फिर पी एंड नेगेशन क्या हुआ है, फिर आपको और है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्या हुआ है। तो इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड के सिंबल को आप डॉट से रिप्लेस कर सकते हो या कुछ भी मत लिखो। तो पी एंड क्यू को आपने पी क्यू कर दिया। अब जो ये और का सिंबल है ये आपका प्लस का होता है। फिर है पी एंड नेगेशन क्यू, तो पी एज सच लिखा, एंड के लिए कुछ मत लिखो। एंड क्या नेगेशन के लिए आप बार लगा सकते हो, तो क्यू बार बन गया। फिर और है तो प्लस बन गया। नेगेशन पी आपका पी कॉम्प्लीमेंट हो गया। एंड के लिए कुछ नहीं लगाया और इसको आपने क्या कर दिया, क्यू बार कर दिया। अब अगर इसका मैं के मैप बनाऊं तो आपको पता है 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं आपके, वन इज योर पी एंड सेकंड इज योर क्यू। तो यहाँ पे अगर आप 0 1 लिखते थे 0 1 लिखते थे, या फिर अब क्योंकि वेरिएबल के नेम गिवन है तो इट विल बी आपका पी बार एंड क्यू बार एंड क्यू। पहले 0 से स्टार्ट होता है तो इसलिए पी बार और इधर आपका क्यू बार। अब देखो पी क्यू कहाँ बन रहा है, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। तो ये वाली इस ब्लॉक में आपके आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। फिर है पी क्यू बार, तो पी ये रहा और क्यू बार ये रहा। तो यहाँ पे इस ब्लॉक में आपका क्या आ गया, 1 आ गया। पी बार क्यू बार, तो ये वाला ब्लॉक आपका क्या बन गया, 1 बन गया। उसके बाद हम पेयरिंग करते थे, तो एक पेयरिंग आपकी ये हो जाएगी और सेकंड पेयरिंग आपकी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो जब आपकी पेयरिंग हो गई तो देखो इसके लिए आपका क्या रिजल्ट बना, क्यू बार, इस तो आपने लिख दिया क्यू बार। फिर प्लस में इस वाले के लिए आपका क्या बना, पी, तो प्लस में पी, तो ये क्या बन गया, पी। प्लस को आप रिप्लेस कर सकते हो विद दिस और ऑपरेटर, और क्यू बार को आप बार को रिप्लेस करोगे नेगेशन से क्यू से, तो पी और नेगेशन क्यू ही बन गया। तो यानी थर्ड भी इक्विवेलेंट हो गया उनके, और जल्दी हो गया। अगर आप इसमें फॉर्मूलाज लगाते हैं आपको टाइम नहीं लगता। फोर्थ ऑप्शन है आपका पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू को पी क्यू कर दिया, नेगेशन और को प्लस से रिप्लेस किया, पी आया, एंड को डॉट से, नेगेशन क्यू को क्यू बार से। फिर आपको और प्लस से रिप्लेस, नेगेशन पी को पी बार, एंड को डॉट से एंड क्यू। के मैप बनाएंगे तो वही पी बार पी क्यू बार क्यू। पी क्यू आपका इस बार देखो पी क्यू यहाँ पे आया, पी क्यू बार तो पी क्यू बार, यहाँ पे पी बार एंड क्यू, तो वो ये बना। अब पेयरिंग करेंगे तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर आपका ये बन गया। तो ये वाला पेयर आपका क्या बना, सिर्फ पी, एंड ये वाला पेयर आपका सिर्फ क्या बना, क्यू। तो ये बना पी प्लस क्यू, यानी जो बना पी और क्यू। बट मुझे तो पी और नेगेशन क्यू बनाना था, तो इसलिए ये आपका इक्विवेलेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपके जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे, लेकिन जो आपका लास्ट ऑप्शन होगा वो इनसे मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है विच आर इक्विवेलेंट। इसके अंदर आपको 2 अगेन वो दे रखे हैं, स्टेटमेंट्स ले लो, प्रेमाइस ले लो, कुछ भी ले लो। एक ये है और एक ये है, तो आपको बताना है कौन से वाली इक्विवेलेंट है। जैसे पहले उसने S1 में बोला कि क्या ये इसके इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। तो जो रिजल्ट हम यूज़ करने वाले हैं, आपको एक चीज़ पता है, जब भी आप ये वाला ये सिंबल देखें इम्प्लीकेशन का, तो आप समझ लेना कि पी एम्प्लॉय क्यू का मीनिंग क्या होता है, नेगेशन पी और क्यू। अब तो अभी याद हो चुका है, तो हम इसी का यूज़ करने वाले हैं फॉर लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलती है मेरी, ए एंड बी नेगेशन सी, ये है ना लेफ्ट हैंड साइड मेरी। अब इसमें मैं अगर ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो पी का नेगेशन हो रहा है, तो इस केस में ये पूरा पी है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नेगेशन ए एंड बी। ठीक है, और उसके बाद और लगता है तो और लगा दिया, और फिर क्यू होता है राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे आपका क्यू कौन है, सी है, तो मैंने सी लिख दिया। अब इस नेगेशन को इसके साथ लगाओ तो ये बनेगा अब हम क्या करेंगे, अगेन इसको डिस्क्रीट लॉजिक में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो मैंने ए एंड बी की जगह ए बी कर दिया, और इस नेगेशन को मैंने ऊपर लिख दिया बार की फॉर्म में, और इस और को मैंने रिप्लेस किया विद प्लस सी। अब आपको पता है कि जो आपका ये लॉ होता था
वो क्या बोल कॉम्प्लीमेंट के लिए डी मॉर्गन्स लॉ आपका क्या बोलता था कि अगर आपका ए बी बार है तो वो किससे हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। ये डी मॉर्गन्स का लॉ है ना कि अगर आपके दो वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में और उनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो वो हर एक वैल्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट चला जाता है और बीच में उनके प्लस का साइन आ जाता है। तो ये बनेगा ए बार प्लस बी बार प्लस में सी। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये अगर आप इवेलुएट करते हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ गई। अब अगर मैं आऊँ इसकी राइट हैंड साइड में तो वो बनता है ए बार सी एंड बी बार सी। तो ए बार सी, अब वही फॉर्मूला लगाए तो नेगेशन ए और सी और फिर एंड नेगेशन बी और सी। अगेन इसको डिजिटल लॉजिक में हम कन्वर्ट कर लें तो ये ए बार प्लस सी हो गया इंटू बी बार प्लस सी। तो ए बार, अब मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देती हूँ। तो देखो ए बार बी बार प्लस में ए बार सी प्लस में बी बार सी प्लस में सी, सी इंटू सी तो सी रहेगा। इसके बाद अगर आप लास्ट की 3 टर्म्स देखें तो उसमें सी कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही आप सी को कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, सी तो उसमें आएगा सी बाहर और ए बार प्लस बी बार प्लस 1 आ जाएगा ब्रैकेट में। लेकिन आपको लॉ पता है कि अगर 1 प्लस समथिंग कुछ भी कर दो तो वो सारा 1 ही हो जाता है। तो सी इंटू 1 विल बी सी, तो यानी ए बार बी बार प्लस सी। ठीक है, तो अब यहाँ देखो आपका बनता है ए बार प्लस बी बार प्लस सी, यहाँ आपका बनता है ए बार बी बार प्लस सी। तो आपके आंसर जो है मैच नहीं करते, इसलिए जो आपकी S1 स्टेटमेंट है भाई वो तो इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे विच इज़ योर S2। S2 क्या बोलता है, ए एंड बी एम्प्लॉय सी। तो अगेन इस पे लगाओ नगेश, क्योंकि ये पी एम्प्लॉयज क्या हुआ है तो वो नगेशन पी और क्या हुआ ना, तो इसको नगेट किया और सी करा। अब इसको ऊपर दोबारा से, तो ये ए प्लस बी का बार प्लस में सी, तो अब ये क्या बनेगा ए बार। अब क्योंकि ये प्लस था तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया और बी का बार प्लस में सी। लेफ्ट हैंड साइड तो ये बनी। राइट हैंड साइड की बात करें तो फिर ये क्या बनेगा, ए एम्प्लॉय सी बी एम्प्लॉय सी, ऐसे है ना। तो नेगेशन ए और सी नेगेशन बी और सी। अब इसको उसी लॉजिक में कन्वर्ट करें आप, क्योंकि सिर्फ ए का नेगेशन हो रहा है तो ए के ऊपर बार जाएगा तो ए बार और प्लस में कन्वर्ट हुआ सी में। फिर ये आपका प्लस में नेगेशन बी तो बी बार प्लस सी। अब ये सारा ही प्लस हो जाएगा, ए बार प्लस सी प्लस बी बार प्लस सी। अब सी प्लस सी तो सी हो गया तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बना। लेकिन यहाँ तो था ए बार बी बार प्लस सी और यहाँ पे तीनों का एडिशन हो रहा है। तो अगेन आपकी ये दोनों टर्म्स जो हैं आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाट आर टाउटोलॉजी, विच आर टाउटोलॉजी। तो अब ये वाले क्वेश्चन हम बिल्कुल ये डिफरेंट मेथड्स है जिनसे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जैसे अब इसमें हम वो जो प्रीवियस हमने आर्ग्यूमेंट्स सॉल्व करने सीखे थे स्टार्टिंग में, तो इसके अंदर हम वो वाला करेंगे। जैसे मैंने बोला ए एंड बी, ए और बी एम्प्लॉयज बी एंड सी। ठीक है, तो ये देखो जब आप पी एम्प्लॉयज क्यों लिखते हो तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे है वो सारी आपकी प्रेमाइसेस होती है एंड जो राइट हैंड साइड पे होता है वो आपका कंक्लूजन होता है। तो ए एंड बी यहाँ आ गया और कंक्लूजन क्या है, बी एंड सी। तो अब इस केस में हम क्या करते थे, हम इसको ट्रू मान के चलते थे ना। तो अगर आपके ए और बी ट्रू है तो इसका मतलब या तो ए ट्रू होगा या बी ट्रू होगा या दोनों ट्रू होंगे। फिर मैं कह रही हूँ बी एंड सी भी ट्रू होना चाहिए अगर ये ट्रू हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि बी एंड सी के लिए ये कंपलसरी है कि सी भी आपका ट्रू हो। लेकिन क्या ऊपर वाला प्रेमाइस आपको सी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नहीं दे रहा। तो इसका मतलब हम कोई गारंटी नहीं ले सकते कि आंसर ट्रू होगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर में 3 जगह तो फॉल्स आता है, सिर्फ एक ही जगह ट्रू आता है। तो सिंस मेरे पास सी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये टाउटोलॉजी नहीं हो सकती, क्योंकि हमें गारंटी नहीं है सी की। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या बोलता है, ए एंड बी एम्प्लॉयज बी और सी। तो ए एंड बी आपका प्रेमाइस हो गया, बी और सी आपका कंक्लूजन हो गया। तो मैंने इसको ट्रू माना। अब क्योंकि ये ट्रू है और एंड ऑपरेटर है तो ये दोनों ही आपके ट्रू हैं, गारंटी है कि ट्रू है। तो क्या बी और सी ट्रू होगा, तो देखो भाई आपको पता है बीच में और ऑपरेटर है, अगर एक भी ट्रू होता है तो आंसर ट्रू ही आता है। अब मुझे गारंटी है ऊपर से कि बी तो ट्रू है, तो क्योंकि बी ट्रू है तो सी पता हो चाहे ना पता हो डजंट मैटर्स, मेरा आंसर तो ट्रू ही आना है। तो इसीलिए ये टाउटोलॉजी है। नेक्स्ट है ए और बी एम्प्लॉयज बी एंड सी। तो ए और बी जो है आपका मैंने ट्रू मान लिया। तो हियर आपका जो है ए ट्रू है या बी ट्रू है या दोनों ट्रू है। लेकिन अगेन वही बात है, सी की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड इसके अंदर तो आपको चाहिए होती है सी की भी इन्फॉर्मेशन, इस वजह से ये आपको टाउटोलॉजी नहीं मिलेगी।
सेम चीज़ इसमें है। तो अगर ए एम्प्लॉयज़ बी एम्प्लॉयज़ सी, तो वो यही बोलता है कि सी की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आपका सी फॉल्स हो जाएगा तो अगेन आपकी टाउटोलॉजी नहीं होगी। तो ये वाले क्वेश्चंस तो हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब तो आते ही होंगे। नेक्स्ट आता है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज पी एम्प्लॉयज़ क्यू और आर एंड पी एंड क्यू एम्प्लॉयज़ आर। तो आपको बताना ओके क्लास, तो जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज पी एम्प्लॉयज़ क्यू और आर विच एम्प्लॉयज़ पी एंड क्यू एम्प्लॉयज़ आर, ठीक है। आपको बताना है कि ये सेटिस्फाइबल है बट नॉट वैलिड, वैलिड या टाउटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब इसके अंदर ना हमारे पास दो टर्म्स है, दिस एम्प्लॉयज़ दिस। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं, राइट हैंड साइड को भी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, एंड फिर जो दो हमारे पास आंसर्स आएंगे उनके बीच में हम इस इम्प्लीकेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड को इधर सॉल्व किया है, पी एम्प्लॉयज़ क्यू और आर। तो आपको पता है पी एम्प्लॉयज़ क्यू क्या होता है, नेगेशन पी और क्यू, तो इसीलिए इसका नेगेशन कर दिया और लगा दिया और क्यू को एज सच लिख दिया। अब इसको अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की फॉर्म में करें तो ये नेगेशन ऊपर कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, तो पी बार और जो होता है आपका प्लस ऑपरेटर होता है और ये बन गया क्यू प्लस आर। तो ये भी ना बना पी बार प्लस क्यू प्लस आर, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकंड इक्वेशन क्या बनी, पी जो सेकंड आपकी स्टेटमेंट थी राइट हैंड साइड वो थी पी एंड क्यू एम्प्लॉयज़ आर। तो इस पे अगर हम लगाएं तो नेगेशन पी और क्यू बनेगा, तो नेगेशन ऑफ पी और क्यू और आर आ गया। अब इस नेगेशन को अगर हम करें तो ये इसके ऊपर पूरा का कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ठीक है। और एंड जो है वो डॉट का सिंबल होता है, तो पी क्यू के ऊपर बार आ गया प्लस में आर। डी मॉर्गन्स लॉ लगाऊं इसके ऊपर तो ये बार जो है सेपरेट हो जाएगा और बीच में जो एंड का सिंबल था वो और में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पी बार प्लस क्यू बार और यहाँ से प्लस आर आ गया। तो अब हम इन जो हमने आंसर्स निकाले 1 एंड 2, 1 को मैंने यहाँ लिख दिया, 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, बीच में एम्प्लॉय का सिंबल था तो वो डाल दिया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे पी बार है, राइट हैंड साइड पे पी बार है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। सेम थिंग इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो वी कैन कैंसिल दीज ऑल्सो। तो हमारे पास क्या बचा, क्यू एम्प्लॉयज़ क्यू बार। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि अब अगर मैं ए पी एम्प्लॉयज़ क्यू अगर इसमें दोबारा से नेगेशन पी और क्यू लगाऊं तो इसका नेगेशन पी हो गया और आ गया बीच में और क्यू आ गया। अब ये क्यू के ऊपर ये बार ही है तो क्यू बार और क्यू बार क्या होगा, क्यू बार ही बनेगा, है ना। इसका मतलब क्यू बार प्लस क्यू बार है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है जब सेम नंबर्स को हम ऐड करते हैं सेम वैल्यूज़ को तो वो वही सेम नंबर दे देता है, तो ये क्यू बार बन गया। अब क्यू बार कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ना ही ये 1 है ना ये 0 है। क्योंकि ये 1 नहीं आ रहा आंसर तो ये टाउटोलॉजी नहीं है, क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा तो ये कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, और ये कुछ वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्टिजेंसी है, यानी ये सेटिस्फाइबल है। तो अगर आपसे कोई आंसर पूछे इसका आंसर क्या होगा तो वो पहले वाला होगा कि भाई ये सेटिस्फाइबल है बट वैलिड नहीं है, क्योंकि वैलिड में सारा आंसर आपका आना चाहिए था। नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट इज। पहली स्टेटमेंट आपको पी एम्प्लॉयज़ नेगेशन पी दे रखी है और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो आपको दे रखी है पी एम्प्लॉयज़ नेगेशन पी और नेगेशन पी एम्प्लॉयज़ पी, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि सेटिस्फाइबल है, वैलिड है, जो भी है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बेसिकली हमें सेटिस्फाइबल वैलिड में बताना है। तो चलते हैं, पहली स्टेटमेंट हमें क्या बोलती है, पी एम्प्लॉयज़ नेगेशन पी, यही बोलती है ना पहली स्टेटमेंट आपको। तो अगर हम इसको करें तो हमारे पास ये क्या आएगा, नेगेशन पी और क्यू, पी एम्प्लॉयज़ क्यू है तो नेगेशन पी और क्यू आएगा, तो नेगेशन पी और नेगेशन पी बनेगा, तो कुछ वैल्यू आ रही है तो ये क्या बनेगा आपका, सेटिस्फाइबल, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पी एम्प्लॉयज़ नेगेशन पी और नेगेशन पी एम्प्लॉयज़ पी। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी नेगेशन पी और क्यू आएगा, तो इसका नेगेशन हो गया और आ गया और ये सेम एज सच आ गया, बीच में और सेम टू सेम आ गया। अब इसमें भी वही चीज़ लगाए तो नेगेशन ऑफ ये पूरा पी था तो नेगेशन पी हो गया और क्यू में ये आ गया। अब नेगेशन पी और नेगेशन पी तो नेगेशन पी रहेगा प्लस में, और का मतलब प्लस, नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, पी बच गया, तो पी और पी मतलब पी प्लस पी क्या रहेगा, पी रहेगा। और अब आपको ये वाला पता होगा फॉर्मूला, पी प्लस पी बार क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, टाउटोलॉजी है, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है ये वाला,
S1 क्या बोलता है, अच्छा ये ना आप थोड़े उस टाइप के हैं, जैसे अब आपको सिंपल अगर आपको XYZ वेरिएबल में दे रखे हो तब तो आप कर लोगे क्वेश्चंस, लेकिन जो ये क्वेश्चन आ रहा है अब ये है कि इसमें स्टेटमेंट्स हैं, आपको इन स्टेटमेंट से प्रोपोजिशंस खुद बनानी है, खुद सेट करनी है और फिर आगे आपको इनको सॉल्व करना है। तो अब हम कुछ उन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन बोलता है इफ़ टुडे इज़ गांधी बर्थडे देन टुडे इज़ 2 अक्टूबर, और फिर मैं बोलती हूँ टुडे इज़ 2 अक्टूबर, ये दो स्टेटमेंट्स है और उसका कंक्लूजन क्या दे रखा है, टुडे इज़ गांधी बर्थडे। तो पहले इसको सॉल्व करने से, एक तो आपको वेन डायग्राम का मेथड पता है बट वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है मेरे को, तो इसीलिए आई प्रेफर दिस वन, इससे कभी आंसर गलत नहीं होता। मैंने सबसे पहले क्या बोला, टुडे इज़ गांधी बर्थडे, इफ़ टुडे इज़ गांधी बर्थडे, तो इसको मैं एक प्रेपोजिशन सेट कर लेती हूँ, मान लो पी, ठीक है। देन टुडे इज 2 अक्टूबर, अब देखो इफ देन आ रहा है तो इसका मतलब इम्प्लीकेशन आ गई, पी और एम्प्लॉयज आ गया, एंड टुडे इज 2 अक्टूबर को मैं दूसरा प्रोपोजिशन मान लेती हूँ जिसको मैं रख लेती हूँ क्यों। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है आपकी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, पी एम्प्लॉयज क्यों, जहाँ पे पी का मतलब क्या है, इफ टुडे इज गांधी बर्थडे, और क्यों का मतलब क्या है, टुडे इज 2 अक्टूबर। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है, टुडे इज 2 अक्टूबर, तो टुडे 2 अक्टूबर तो यहाँ पे भी थी, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि सेम ही तो स्टेटमेंट है, तो हम नेक्स्ट कोई और वेरिएबल नहीं लेंगे, सेम वेरिएबल हमारा चल जाएगा। कंक्लूजन में क्या है, टुडे इज गांधी बर्थडे, एंड टुडे इज गांधी बर्थडे तो हमारी पहली प्रोपोजिशन थी, तो कंक्लूजन में आपका क्या आ गया, पी। तो बेसिकली अब आपको वो स्टेटमेंट सॉल्व नहीं करनी, आपको ये सॉल्व करना है। तो ये तो हमें सॉल्व करना आता है। देखो मैंने बोला कि ये भी पूरा ट्रू और ये भी पूरा ट्रू है, और मेरे को इसको ट्रू प्रूफ करना है, तो जब क्यों ट्रू है तो ऊपर भी क्यों ट्रू हो गया, ठीक है। अब ऐसा कौन सा केस है जिसमें आंसर भी ट्रू हो और क्यों भी ट्रू हो, ऐसे केसेस ढूंढो ना। अब पी एम्प्लॉयज क्यों में, तो जिसमें आंसर भी ट्रू हुआ है और क्यों भी ट्रू हुआ है, तो उस केस में क्या होता है, पी अब फॉल्स भी हो सकता है और पी आपका ट्रू भी हो सकता है। अब क्योंकि पी की जो वैल्यू है वो फाइनल नहीं है, इसीलिए ये वैलिड नहीं माना जाएगा, कि ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आज 2 अक्टूबर है तो आज गांधी का बर्थडे है, ये कंपल्शन नहीं है, जबकि पढ़ने में तो लग रहा था है। अगला जो आपका है डियर वो क्या है, कनाडा इज इफ कनाडा इज अ कंट्री देन लंदन इज अ सिटी, लंदन इज नॉट अ सिटी, कनाडा इज नॉट अ कंट्री। तो हम पहला प्रोपोजिशन मान लेते हैं, कनाडा इज अ कंट्री, कनाडा क्या है, कंट्री। मान लो मैंने पी को मान लिया, कनाडा इज अ कंट्री, तो फिर मैंने बोला अगर वो कंट्री है तो लंदन सिटी है, तो मैंने फिर बोल दिया क्यों बना लिया, लंदन इज अ सिटी, तो पी एम्प्लॉयज क्यों बन गया। उसके बाद मेरी सेकंड स्टेटमेंट है लंदन इज नॉट अ सिटी, अब मैंने क्यों को क्या माना है, लंदन इज अ सिटी, तो अगर मेरा प्रोपोजिशन अब ये कहता है लंदन इज नॉट अ सिटी, तो वो नेगेशन क्या हो गया, और कंक्लूजन क्या बोलता है, कनाडा इज नॉट अ सिटी, नॉट अ कंट्री। अब कनाडा इज अ कंट्री पी था, तो कनाडा इज नॉट अ कंट्री क्या हुआ, नेगेशन पी हुआ, तो आपका ये चेंज हो गया इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, आंसर ढूंढते हैं। देखो मैंने कहा कि नेगेशन पी ट्रू है, तो इसका सॉरी नेगेशन क्या ट्रू है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका फॉल्स है, ओवरऑल आंसर आपका ट्रू है। तो अब ट्रूथ टेबल से वो वाला केस देखो जिसमें क्या फॉल्स हो और ओवरऑल आंसर ट्रू हो, तो वो ये वाला केस बन रहा है ना, तो उस केस में क्या होता है, पी आपका फॉल्स होता है, पी फॉल्स आ रहा है। अब देखो नेगेशन पी जो है वो आपका ट्रू होना चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है कि नेगेशन पी ट्रू है, तो बिल्कुल ठीक तो है। अगर नेगेशन पी ट्रू कब होगा, जब पी फॉल्स होगा, और पी मेरा फॉल्स ही आ रहा है ना, तो पी फॉल्स आ रहा है तो नेगेशन पी आपका ट्रू हो गया, मतलब आपका आंसर सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है। क्लास आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अच्छा ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आप इनको लर्न कर लेना। पी एम्प्लॉयज़ क्या हो और पी हो, तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना ये क्या हो देता है। अगर पी एम्प्लॉयज़ क्या हुआ और नेगेशन क्या हो, तो नेगेशन पी देगा। नेगेशन क्या हो, एम्प्लॉयज़ नेगेशन पी दे और नेगेशन क्या हो, तो नेगेशन पी आपका आंसर आता है। ये फार्मूलाज होते हैं, यूज़ हो जाते हैं कई बार। अच्छा इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो हम करेंगे ये वाला, वो बाकी के सेम ही हैं, आप जो हमने टाइप पढ़ रखी है, तो मैं उस पर अब इतना टाइम नहीं लगा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी स्टेटमेंट फॉर्म के कर लेते हैं 2, 3, ताकि आपको ये भी आ जाए। आर्ग्यूमेंट वैलिड है या नहीं है आपको ये बताना है। पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है, S1 इफ़ अ कैंडिडेट इज़ नोन टू बी करप्ट देन ही विल नॉट बी इलेक्टेड। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है इफ़ अ कैंडिडेट इज़ काइंड ही विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। और उसके बाद ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स बना लेते हैं। अगर एक कैंडिडेट करप्ट है तो वो इलेक्ट नहीं होगा, तो मैंने सी से लिख दिया कि अगर भाई वो करप्ट है तो ही विल नॉट बी इलेक्टेड, यानी नेगेशन
ई। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अगर वो काइंड है तो वो इलेक्ट हो जाएगा, यानी के मैंने काइंड के लिए कर लिया कि अगर वो कैंडिडेट काइंड है तो ई मतलब वो इलेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट्स मैंने बना ली। अब जो मेरे आंसर्स थे वो भी इसी फॉर्म में थे, मेरे को इनको भी अब किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रोपोजिशन में। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, इफ अ पर्सन इज नोन टू बी करप्ट ही इज काइंड। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि अगर वो करप्ट है तो वो क्या है, काइंड है। दूसरा ऑप्शन, इफ अ पर्सन इज नॉट नोन टू बी करप्ट ही इज नॉट काइंड। तो अगर वो करप्ट नहीं है तो वो काइंड भी नहीं है। इफ अ पर्सन इज काइंड ही इज नॉट नोन टू बी करप्ट, मतलब अगर वो काइंड है तो वो करप्ट नहीं है। एंड इफ अ पर्सन इज नॉट काइंड ही इज नॉट नोन टू बी करप्ट, तो अगर वो काइंड नहीं है तो वो करप्ट भी नहीं है। आई होप आपको अब ये बनाने आ गए होंगे बहुत इजीली। तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जब ये दो आपको गिवन है। तो देखो पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, सी इम्प्लॉयज नेगेशन ई, और फिर हम के इम्प्लॉयज ई को यूज करेंगे। सी इम्प्लॉयज नेगेशन ई क्या है, अगर मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव यूज करूं तो वो क्या बोलता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जब भी पी इम्प्लॉयज क्यू होगा तो दैट इज इक्वल टू नेगेशन क्यू इम्प्लॉयज नेगेशन पी। कॉन्ट्रा पॉजिटिव यही बोलता है ना कि एक स्टेटमेंट पी है और उसने क्यू को एम्प्लॉय किया है, तो किसकी इक्वल होती है, जो क्यू है उसका नेगेशन कर दो, नेगेशन क्यू इम्प्लॉयज नेगेशन पी। तो यहाँ मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव यूज कर रही हूँ, तो नेगेशन ऑफ क्यू, तो क्यू ये पूरा है तो इसलिए नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लॉयज नेगेशन पी, यानी नेगेशन सी। अब इस नेगेशन से नेगेशन कैंसिल, तो ये ई बना इम्प्लॉयज नेगेशन सी। और जो सेकंड स्टेटमेंट आपने वो बनाई थी वो के इम्प्लॉयज ई थी ना, यहाँ पे ये वाली के इम्प्लॉयज ई स्टेटमेंट जो थी, तो मैंने यहाँ रख दिया, तो ये दो एक हो गई। अब पहली मैंने लिखी के इम्प्लॉयज ई, फिर मैंने लिख दिया ई इम्प्लॉयज नेगेशन सी। ट्रांजिटिव रूल आपको पता है, ए इम्प्लॉयज बी इम्प्लॉयज सी, तो दैट मीन्स ए इम्प्लॉयज सी। तो जब यहाँ ये के ई को एम्प्लॉय कर रहा है, ई नेगेशन सी को एम्प्लॉय कर रहा है, तो ट्रांजिटिविटी की हेल्प से के विल एम्प्लॉय नेगेशन सी। तो जो आपका ये वाला ऑप्शन था के एम्प्लॉयज नेगेशन सी, यानी इसका मतलब कि अगर एक पर्सन काइंड है तो वो करप्ट नहीं माना जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड मोबाइल, एक स्टेटमेंट है गुड मोबाइल फोन्स आर नॉट चीप, चीप मोबाइल फोन्स आर नॉट गुड। ठीक है, तो इस पी स्टेटमेंट क्या बनी कि जो गुड मोबाइल फोन्स है, जीएम का मतलब गुड मोबाइल फोन्स आर नॉट चीप, नॉट चीप है वो। चीप मोबाइल फ़ोन है तो वो गुड नहीं है, नेगेशन जीएम हो गया। ठीक है, फिर उसने आपको तीन स्टेटमेंट दे दी, पी इम्प्लॉयज़ क्या हो, क्या हो इम्प्लॉयज़ पी, और पी जो है वो कॉन्ग्रेंट है क्या हो के, मतलब बिल्कुल सिमिलर है उसकी क्या हो के। तो देखो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो जैसे जीएम गुड मोबाइल एम्प्लॉयज़ नेगेशन पी, गुड मोबाइल एम्प्लॉयज़ नेगेशन सी। ठीक है, तो अगर मैं इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव करूँ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन सी इम्प्लॉयज नेगेशन ऑफ जीएम, तो ये जो क्या हुआ यही तो बन जाएगा। अगर मैं इस पी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर देती हूँ तो यही तो स्टेटमेंट बनेगी, और आपको पता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव और इम्प्लीकेशन सेम होते हैं, इसका मतलब पी और क्यू जो है वो बिल्कुल सेम है, यानी पी इम्प्लॉयज क्यू बोलो, क्यू इम्प्लॉय पी बोलो, या पी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू बोलो, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो ऑल आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पहला आर्ग्यूमेंट ये है S1, इफ इट रेन्स दैट क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, द मैच वॉज प्लेड, देयर वॉज नो रेन, उसका कंक्लूजन है। दूसरा आर्ग्यूमेंट बोलता है इफ इट रेन्स देन द क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, इफ इट डिड नॉट रेन एंड मैच वॉज प्लेड। तो उसके बाद कौन सा वाला ठीक है कौन से वाला गलत है करना है। तो पहले हम आर्ग्यूमेंट्स बनाते हैं कि भाई बोल क्या रहा है। वो बोलते हैं अगर रेन करेगा क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, तो मैंने लिख दिया कि भाई अगर रेन होगी तो मैच नहीं खेला जाएगा। आर मतलब रेन हो गया, पी मतलब प्ले नहीं किया, पी प्ले के लिए है तो प्ले नहीं किया। द मैच वॉज प्लेड, तो S2 आपका क्या बन गया, पी। ठीक है, और इसका मतलब है देयर वॉज नो रेन, तो आर का नेगेशन हो गया कि भाई रेन तो थी नहीं। ये पहले वाला आपका केस बन गया। दूसरा भी बना लेते हैं, इफ इट रेन्स देन द क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, तो अगर रेन होगी तो मैच नहीं प्ले किया जाएगा। फिर आया इट डिड नॉट रेन, इट डिड नॉट रेन, और फिर मैच वॉज प्लेड। तो दो आर्ग्यूमेंट बन गए। अब पहले वाले को सॉल्व करते हैं। पहले वाले का P इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, P ट्रू हो गया ना आपका, तो नेगेशन P क्या हुआ, फॉल्स हुआ। अब आपको वो केस ढूंढना है जिसके अंदर ये फॉल्स आए, ये पूरा आर्ग्यूमेंट ट्रू हो, ठीक है, लेकिन P ट्रू था, नेगेशन P फॉल्स था,
तो मतलब P ट्रू है जिसके अंदर, और आपका जो R आपको ढूंढना है और पूरा जो स्टेटमेंट है वो आपको फॉल्स है। तो वो केस कब होता है, जब आपका जो R आएगा जब फॉल्स आएगा तो उस केस में नेगेशन R आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका ट्रू बनेगा। ट्रू टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, एंड सेम थिंग इसमें करोगे तो इसमें नहीं आएगा और ये नॉन वैलिड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ इट इज़, इसमें आपको पता है क्या करना था, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ऐसे प्रोपोजिशन बनाने हैं 4 स्टेटमेंट पढ़ के। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको एक वर्ड का समझ में आएगा। इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग, तो हम लेके चल रहे हैं कि पी का मतलब रेन कर रहा है, क्यू का मतलब कोल्ड है और आर का मतलब प्लेजेंट है। तो इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग, तो इट इज़ नॉट रेनिंग एंड इट इज़ प्लेजेंट। तो नॉट रेनिंग मतलब नगेशन पी, एंड इट इज़ प्लेजेंट मतलब आर, तो नगेशन पी एंड आर। एंड फिर एक और एंड आ गया, इट इज़ नॉट प्लेजेंट ओनली इफ इट इज़ रेनिंग। एक चीज़ आपको बस बतानी है, वो ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन के लिए, वो ये है कि हम नॉर्मली बोलते हैं इफ़ पी देन क्यू, इफ़ पी देन क्यू, तो वो पी इम्प्लॉयज क्यू बन जाता है ना। अगर मैं ऐसे भी बोलूँ ना, इफ़ पी ओनली इफ़ क्यू, इफ़ के बाद कुछ स्टेटमेंट हो और उसके बाद मैं ओनली इफ़ लिख के कुछ स्टेटमेंट कर दूं, तब भी ये पहले वाला ऑप्शन पी रहता है और दूसरे वाला क्यू रहता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ये जो सारी स्टेटमेंट आप लिखेंगे, इट इज़ नॉट प्लेजेंट मतलब negation ऑफ आर, इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ कोल्ड, इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ कोल्ड। ठीक है, तो negation आर एम्प्लॉयज पी एंड क्यू। बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर ओनली इफ भी बीच में आ जाता है, एक तो आपको इफ देन दिया हो तब तो सिंपल है कि पी कौन है क्यू कौन है। ओनली इफ से कई बार बच्चे इसको पी बना देते हैं और इसको क्यू बना देते हैं, वो गलत होता है। ओनली इफ के केस में भी पहले वाला पोर्शन पी ही रहता है और जो दूसरे वाला पोर्शन होता है वो आपका क्यू रहता है। ठीक है, तो बस उससे आपका जो आंसर है वो ये वाला बन जाएगा फर्स्ट। तो ये डियर ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको प्रोपोजिशन, ये और ऑप्शंस थे इस टॉपिक के, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।